आज के हमारे गेस्ट है एक ऐसे इंसान जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रहे। एमएनसी की जॉब थी, सब कुछ सेट था, टाइम सेट, मीटिंग सेट, डेली रूटीन लाइफ सेट। लेकिन अचानक एक मूड आया और उनकी एंट्री हो गई सीधा पॉलिटिक्स में। फिर काम सिर्फ नौकरी नहीं रहा, बल्कि काम रहा हरियाणा की पावर पॉलिटिकल बाउंड्री में रणनीति बनाना, स्ट्रेटेजी प्लान करना और उसके बाद अपनी ही पार्टी के मुद्दों को खुले मंच पर रखना। कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारी कंट्रोवर्सी भी हुई बीच में। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने उन्हीं गेस्ट से और जानेंगे कि किसी भी नेता की इमेज बिल्ड करने के लिए क्या नैरेटिव सेट करना होता है। एक एमएनसी से जब कोई पॉलिटिक्स में आता है तो कितने उतार चढ़ाव होते हैं और कितना उनका लाइफस्टाइल बदलता है। आज के मेरे पॉडकास्ट विद दीपा राणा में हमारे आज के गेस्ट है राजीव जेटली जी। थैंक यू। सो वेलकम। थैंक यू। और आपको बता दूं कि राजीव जेटली जी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मीडिया मैनेज किया, मीडिया एडवाइज़र रहे, वर्तमान में नायब सिंह सैनी के मीडिया एडवाइज़र हैं और भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आपने इन्हें खुले मंचों पर, टीवी पर, डिबेट्स में आक्रामक मोड में देखा होगा। लेकिन आज हम कई सारे सवाल ऐसे भी करेंगे जो शायद आपके जहन में तो है लेकिन आप जेटली साहब से पूछ नहीं पाए। आपकी ये शुरुआत एमएनसी से सीधा पॉलिटिक्स में एंट्री, सबसे पहले तो सीधा हुई एंट्री या फिर क्या कुछ पापड़ आपको बेलने पड़े? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री सीधी नहीं होती है कभी भी। पॉलिटिकल सिस्टम में आप एंटर कर सकते हो, उसके बाद बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होती है और बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपग्रेड करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई नेता जो है वो सीधा आए और बन गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो फील्ड है जिसके अंदर आपको प्रूव करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आपकी कोई फैमिली लेगेसी है, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता किसी के लिए बहुत आसान रास्ते होते होंगे, क्योंकि ये आगे आप गिफ्ट नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपको पब्लिक के बीच में जाना है, पब्लिक ने ही आपको चुनना है, पब्लिक ने ही आपको नेता बनाना है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आगे निकल सकते हैं, काबिलियत नहीं है तो नहीं निकल सकते। थोड़ा चैलेंज उन लोगों के साथ ज़रूर रहता है जो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ ज़ीरो से सीखना पड़ता है, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, इतनी पावर भी नहीं होती है, इतने कनेक्शन भी नहीं होते हैं, तो उनके स्ट्रगल थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। आपने कहा मैं अपने जवाब में कि सीधे एंट्री नहीं होती है, लेकिन आपके कुछ पॉडकास्ट ऐसे रहे, कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे रहे कुछ निजी चैनलों पर, जिनमें लोगों का एक माइंडसेट तैयार हो गया कि राजीव जेटली, मैंने भी देखी वो कुछ इंटरव्यूज़, उन्हें देखकर ऐसा लगा जो आपको आपकी पूरी जर्नी नहीं जानते कि राजीव जेटली एक ऐसे आदमी जो एमएनसी से सीधा एक बड़े नेता के पास गए, ओम प्रकाश चौटाला के पास गए, उन्होंने पद ऑफर कर दिया और जेटली साहब ने सोचा एमएलए या एमपी है, पद तो सिर्फ राजनीति में और कोई पद तो होता नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि मैं तो जॉब में था या मैं बिजनेस में था, उसके बाद एक मौका मिला मुझे किसी से मिलने के लिए, चौटाला साहब से, और उन्होंने मेरे को कहा कि कोई पद ले लो। और जब उन्होंने कहा पद ले लो, उसके बाद से स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि पद का तो मुझे पता भी नहीं था, सच्चाई बताता हूँ कि पद कौन से होते हैं। मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो पद रहता था वो यही रहता था कि एमपी होगा, एमएलए होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि संगठन में पद होता है। सुनने में यकीन नहीं होता। हाँ, तो ऐसा नहीं पता था मुझे। तो लेकिन ये है कि ऐसा नहीं, पद जो होते हैं, पद की गरिमा आपको खुद बनानी होती है। प्लेटफॉर्म सबके पास एक जैसा ही होता है, आप उसमें कितना डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये आपके अपने कैरेक्टर्स होते हैं। पद से कैरेक्टर नहीं बनते हैं, बिल्कुल। कई बार कैरेक्टर पदों को बनाते हैं। तो आपको अपनी मेहनत और अपना क्या अपने एफर्ट्स लगाए हैं वो सब निर्धारित करते हैं कि आपकी पद की कितनी गरिमा आपने बनाई है। तो मज़ेदार बात तो ये है कि एक ऐसा इंसान जिसे पद सिर्फ ये पता था कि राजनीति में दो ही पद होते हैं, एमएलए या फिर एमपी, और मज़ेदार बात ये है कि वो इंसान कुछ सालों बाद बड़े नेताओं के, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र बने, उनकी रणनीति तय कर रहे थे। आपने कहा कि पद की गरिमा खुद बनानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आपने अपने पद तक पहुंचने के लिए, इस पद को पाने के लिए कितनी मेहनत की? देखिए, मैं सच्चाई बताऊं, मैंने इस पद के लिए कोई मेहनत ही नहीं करी। मैं मेहनत करता ही चला गया। बहुत चैलेंज था, बहुत धक्के खाए, बहुत मेहनत करी, रात रात भर जागे, बिना खाए पिए जागे। कई जगहों पे ऐसी ड्यूटी लगती थी
वहाँ रहने की भी जगह नहीं होती थी, गाड़ी में सोते थे, कार में सोते, जहाँ जगह मिलती थी वहाँ सोते थे, खाने का भी कोई वो नहीं, ठिकाना नहीं था। लगभग 10-12 साल तक तो ऐसा ही रहे पूरे। 10-12 साल के बाद जा कर के थोड़ी सी पहचान बनी कि हमारे नेताओं ने हमें जानना शुरू किया कि ये भी कोई हैं हमारी पार्टी में। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हमने बोलना शुरू किया, तब नेताओं ने इजीली रिकग्नाइज़ किया कि हाँ ये हमारी पार्टी में इतने लंबे वक्त से लगे हैं और ऐसे विचार रखते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि आपकी क्या प्रतिभा है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, जब तक वो प्रूव नहीं होगी तब तक कोई आपको क्यों रिकग्नाइज़ करेगा और क्यों पहचानेगा। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबा चलना पड़ता है। अच्छा, ये एक फील्ड ऐसी है, इसमें आप ना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे ये बनना है। आपको सिर्फ काम करना है, अपना कर्म करना है। बनना है या नहीं बनना ये आपके हाथ में नहीं है। कर्म करते जाओ, राजनीति में फल की चिंता। कर्मण्यवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बिल्कुल सिंपल है। आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आप ये सोच के नहीं बैठे हैं कि मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके बाद मुझे ये मिलने वाला है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एंजाइटी पाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी, नहीं मिलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। आपको एंजॉय, आपने अपने काम को ही एंजॉय कर लिए जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो डेली का एंजॉयमेंट आपका रहने वाला है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो ये बनना है पॉलिटिक्स, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सोचा था, कई इस दुनिया में और कई चले गए। जो सोचा था वो नहीं बन पाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी। तो मेहनत भी जरूरी है, राजनीति में लक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भी आपका काम नहीं चलता। बिल्कुल। तो यानी कि एक्सपेक्टेशन कुछ रखनी नहीं चाहिए राजनीति में। नहीं रखी भी नहीं, कभी भी नहीं रखी, आज भी नहीं रखी। नए जो युवा नेता आ रहे हैं उन्हें भी नहीं रखनी चाहिए। देखो हाँ, आज के जो युवा हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना ठहराव नहीं रखते हैं। उनको जल्दी, पेशेंस हर लेवल नहीं है। चीज़ जल्दी चाहिए। और ये ठीक है, ये भी एक वक्त बदलता है। हो सकता है हमसे पहले वाला जो टाइम रहा होगा वो थोड़ा और स्लो रहा होगा, हमारा जो वक्त आया थोड़ा फास्ट हो गया, आगे और फास्ट हो गया। सबके चैलेंजेस वक्त के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। हम आज लोग ये सोचते हैं कि यार इनके पास तो बिल्कुल भी पेशेंस ही नहीं है, ये तो हर चीज़ जल्दी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो इतनी टेक्निकली इतने साउंड हो चुके हैं, इतने आगे जा चुके हैं, जिन बातों को, जो बातें हमारे लिए चुनौतियां होती थी वो चुनौतियां तो खत्म हो गई हैं। अब उनकी चुनौतियां अलग टाइप से शुरू हो गई हैं। तो हमें उनके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से सोच के अपने विचारों को उन पर थोप नहीं सकते। मुझे लगता है अगर उनके साथ काम कर रहा है तो हमें उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। हमें भी उतना फास्ट होना पड़ेगा, उतनी तेज तेज चलना पड़ेगा, उतना ही टेक्निकली हमारे को भी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। भाई आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो नो डाउट हमारे चैलेंजेस नेक्स्ट लेवल पे आने वाले हैं। तो हमें उस चैलेंज को समझना पड़ेगा। भविष्य में हमने अपने युवाओं के साथ किस तरीके से चलना है, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, उनकी आइडियाज़ को कैसे अडॉप्ट करना है, कहाँ उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये एक नई, मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमारे को एक नया बड़ा काम लेकर के आना पड़ेगा, बड़ी थॉट्स लेकर, सोच लेकर के आनी पड़ेगी, तब जाके हमारा कहीं सिंक्रोनाइजेशन जो है वो यूथ के साथ हो पाएगा। आपने कहा कि कई बार तो गाड़ियों में सोना पड़ता था, कोई टाइम टेबल ही नहीं था। तो जब ये धक्के खाने पड़े राजनीति में जेटली साहब को, तो सोचा नहीं यार इससे सही तो एमएनसी की जो भी थी, 9 to 5 तो था, टारगेट सेट था, इजी लाइफ थी। देखिए ऐसा नहीं है, आपको शायद ऐसा लगता होगा जो जॉब कर रहा है वो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है, लेकिन इतना टफ भी नहीं होगा। नहीं, बहुत टफ होता है, राजनीति से बहुत ज्यादा टफ होता है। मेरी वाइफ टीचर, हम्म। आप वो जॉब नहीं कर रही हैं, वो टीचर थी, एक अच्छे बड़े स्कूल में टीचर थी। मैंने नहीं देखा उनको, मैंने सुना था टीचर की जो जॉब होती है वो सुबह 7 से लेके और दोपहर के 2 बजे तक होती है। लेकिन मैंने उसको देखा कि वो सुबह 5 से लेकर के रात के 2 बजे तक बच्चों की जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो भी घर लेके आना, उसको चेक करना, उसको। तो मैं ये सोचता था यार, हम तो सुनते थे कि टीचर की लाइफ सबसे अच्छी होती है, और ये तो लगभग 18 घंटे काम कर रही है। तो ये 18 घंटे काम करी तो ये कौन सी लाइफ ऐसी हुई जो इसको हम कहें कि ये कंफर्टेबल है? कोई कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है दुनिया। आपकी लाइफ कंफर्टेबल है क्या? नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है आप कर ही कह रहे हैं। हाँ, सिर्फ इंटरव्यू तो ले रहे हैं। दूर तो से जब देखने में आपको, यही लगता हाँ, है। तो आपको ऐसा लगता है ना, तो राजनीति ज्यादा टफ है कि एमएनसी ज्यादा टफ है? दोनों ही अपने अपनी जगह पे। आजकल तो एमएनसी आपने वहाँ पे, आजकल तो कंपनी में भी अलग से पॉलिटिक्स चल रही है। तो आपने आपके कभी यहाँ पे सोचा? भी चलती होगी, मुझे पता है। नहीं, मेरे कुछ ना कुछ तो नहीं चलता चला। होगा। शायद अब आपके साथ आपने अब अपनी पॉलिटिकल लेवल आपका हाई होगा, समझ ज़्यादा अच्छी होगी,
आपने डोमिनेट कर लिया हो तो ठीक है, अदरवाइज हर आदमी को चैलेंज फेस करना पड़ता है। पॉलिटिक्स चलती है सिर्फ वो देखिए आपके पॉडकास्ट में। कैमरामैन मुस्कुरा रहे हैं, पॉलिटिक्स चलती है उनको लग रहा है सिर्फ वो दूसरा पॉडकास्ट। कैमरामैन मुझे दबाता है, ये सोच रहे हैं मेरा कैमरामैन उसको दबाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपस में चलता होगा। नहीं, हमारे कैमरामैन में आपसी कलह नहीं होनी चाहिए, जैसा इस होनी नहीं वक्त चाहिए ना। जैसा इस वक्त फरीदाबाद में चल रही है, वो कलह हमारे कैमरामैन में ना हो, इसलिए ध्यान मत देना बिल्कुल भी सर की बातों पर, सिर्फ सर के जवाबों को रिकॉर्ड करना। फरीदाबाद में इतनी बड़ी आपसी कलह, मतलब फरीदाबाद में हर गली में हर इंसान को पता है कि क्या चल रहा है। बीजेपी में आपस में ही नहीं बन रही है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर ताने टिप्पणियां। कौन सी, मेरे को आइडिया नहीं किस कला की बात कर रहे हैं आप। फरीदाबाद में जो मंत्री हैं, अगर मैं खुले तौर पर कहूँ कि मुझे कोई वो नहीं है, कृष्णपाल गुर्जर, विपुल गोयल, गौरव गौतम, राजेश नागर, चारों के बीच में जब भी वो मंच पर जाते हैं, खुले तौर पर उनके जो बयान रहते हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। बेशक वो डायरेक्ट ना, लेकिन फरीदाबाद की जनता समझ रही है। देखिए सभी लोग, और विपक्ष चुटकियां ले रहा है कि फरीदाबाद में तो आपस में ही बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आक्रामक है। ये सभी लोग एक ही विचार के वाहक हैं, विचार एक ही है और वो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे इस बात को कहने में 1% भी गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हम सब लोग हैं, हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब देशव्यापी मुहिम लेकर के चलते हैं, उससे जो जनता प्रभावित होती है, वो प्रभावित जनता ही कहीं ना कहीं जो अपना मैंडेट देश के प्रधानमंत्री को देती हैं, वही किसी न किसी फॉर्म में हमारे को ताकत देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के वाहक के रूप में, विचारों के वाहक के रूप में सभी लोग काम करें। किसी के इंटरनल कुछ छोटी छोटी बातें आपस में होती होंगी, वो तो एक परिवार में भी होती हैं, कई बार सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो काम दिया गया है उस काम के लिए तो सभी लोगों को एक जैसा ही लगना पड़ता है। आपने कहा सबके विचार एक जैसे नहीं होते, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बीजेपी तो खुद कहती है कि हम पर्सनल विचारों पर नहीं बल्कि परिवार सबसे बड़ा, बीजेपी की विचारधारा पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता चलते हैं जो राष्ट्रव्यापी रहती है। तो फिर इसकी वजह क्या है, क्यों आप विपक्ष को चुटकी लेने दे रही है फरीदाबाद में बीजेपी? क्या चीज़ है मुझे बताओ तो सही, तभी तो मैं जवाब दूंगा। वो तो विपक्ष के, आपने कुछ नहीं सुना किस तरीके से विपक्ष हमेशा हमलावर है फरीदाबाद में? किस बात के लिए? कभी शायरी के रूप में, कभी गाने के किस रूप बात में। के लिए बताओ तो फरीदाबाद सही। में चारों नेता, चारों मंत्रियों के बीच में जो चल रहा है अभी, किसी मंत्री ने आपको बोला फीता काटने के ऊपर जो हुआ, वो फीता काटने का होता है कई बार। कोई एक फंक्शन था, उस फंक्शन में किसी ने पहले फीता काट दिया, बाद में काट दिया, लेकिन किसी मंत्री ने नहीं, आपको बोला? मंत्री तो कांग्रेस में भी नहीं बोलते, नेता तो कांग्रेस में भी आकर हमसे नहीं बोलते हैं कि हमारे बीच में फूट है। वो तो बीजेपी से पता लगता है कि कांग्रेस के बीच में फूट है। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही कि किसने कैसे किया, वो फीता पहले कट चुका था, वो बाद में फिर से कट गया, वही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो ज़्यादा लंबा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं था वो, तो ये तो अच्छी बात है। चलो एक ही चीज़ को दो बार कितनी वैल्यू मिली है उस चीज़ को, देखिए आपने। चलिए, बीजेपी का ये मतलब सर अभी जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हालांकि मैं डिबेट में तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी बात को ऊंचा नहीं जाने देंगे, वो मैं समझ गई। फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर कब बनेंगे? भी आए, उन्होंने, उनके आने पर लगा फरीदाबाद में कि अब तो फरीदाबाद को सीनियर डिप्टी मेयर मिल जाएंगे, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, पार्षद ही नहीं पहुंचे मीटिंग में। कहीं पंचकुला वाला हाल तो नहीं हो जाएगा कि 5 साल इसी मीटिंग्स में, इसी नाराजगी में निकल जाए और फरीदाबाद को सीनियर डिप्टी मेयर मिले ही नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए प्रदेश अध्यक्ष गए थे, हमारे संगठन मंत्री भी हमारे गए थे और उन्होंने बात भी करी है। और कोई भी ऐसा नहीं, आपको गलतफहमी है, कोई भी ऐसा पार्षद नहीं हो सकता जो हमारी अध्यक्षीय प्रणाली है जिसको वो काट करके सोचे कि हम उनसे अलग हटके अपना काम कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता। देखिए मैंने सबसे पहले शुरुआत किस बात से करी थी, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं आज टिकट पे चुनाव लड़ूं तो हो सकता है मैं हज़ारों लाखों वोटों से जीतूं। आज मैं उस टिकट को चुनाव छोड़ करके लड़ूं तो मुझे शायद 50 वोट भी ना मिले। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली में हर किसी को जो भी अध्यक्ष के आदेश होते हैं, संगठन मंत्री के आदेश होते हैं, या मुख्यमंत्री जी ने कोई संकेत दिए हैं तो उसको उनको अमली जामा पहनाना ही होता है। तो आपने जो बात बोली है कि ये पद जो खाली हैं कब बनेंगे, बहुत जल्दी इनको भरा जाएगा। बहुत जल्दी, लगभग कब, ये सवाल मेरा नहीं है।
फरीदाबाद में बैठी हर जनता का, हर इंसान का है। नहीं देखिए, बहुत जल्दी भरा जाएगा। पीछे गए भी थे, मीटिंग भी हुई है, और मुझे लगता है कि अभी ये हमारे नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं नगर निगम के, इसके बाद शायद ये जल्दी फैसला हो जाएगा इस बात का। अभी एक सदन की एक मीटिंग रही जिसमें वित्त कमेटी बनानी थी। उसमें मेयर का बयान था। मेयर कहती हुई नजर आई, सीएम की दुहाई देती नजर आई कि जब तक सीएम की मंजूरी नहीं आएगी तब तक वित्त कमेटी नहीं बनेगी। तो क्या फरीदाबाद नगर निगम की वित्त कमेटी बनने के पीछे सीएम मंजूरी नहीं दे रहे हैं? नहीं, ये माने एक सीएम हमारे मुख्यमंत्री जी है। मैंने विश्वास कीजिए, मैं बहुत प्रदेशों में देखा है, काम भी किया है मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कहीं, नायब सिंह सैनी जी जैसा। उनकी डिक्शनरी में अगर जो चीज हो सकती है उसके लिए नो शब्द ही नहीं है, नो शब्द ही नहीं है उनके पास। और मैंने एक चीज देखी है कि वो डेवलपमेंट की बात करो या किसी और चीज की बात करो, अगर उन्होंने उनसे किसी ने कोई मांग करी है, आप कभी यहाँ आए हैं, आप दिल्ली में कभी हरियाणा भवन में जाकर के देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी से जब लोग मिलते हैं और वो अपनी रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं, 50% रिक्वेस्ट पे मुख्यमंत्री जी 7 फ़ोन मिलाते हैं, कभी आइएगा आप कवर करने के लिए। अगर किसी कमिश्नर से बात करनी है तो ये नहीं कहते हैं कि आप ये दे के जाइए मैं देखूंगा, वो सीधा बोलते हैं पहले कमिश्नर को फ़ोन मिलाओ, फिर वहाँ पूछते हैं, कई बार स्पीकर ऑन करते हैं ताकि मेरे सामने जो व्यक्ति अपनी कंप्लेंट या रिक्वेस्ट लेके आया है, इसकी कंप्लेंट में दम है कि नहीं है, जेन्युइन भी है कि नहीं है। क्योंकि हर आदमी यहाँ पे आता है, जरूरी नहीं है कि सब आदमी जेन्युइन कंप्लेंट लेकर के आ रहे हैं, रिक्वेस्ट लेकर के आ रहे हैं। वो 7 स्पीकर फोन पे बात करते हैं। 50% केस तो ऐसे रिजोल्व कर देते हैं। वो कहाँ मिलेगा आपको ऐसा मुख्यमंत्री? देखा कभी, आपने सुना कभी? आपने मनोहर लाल खट्टर जी के साथ भी काम किया मीडिया एडवाइजर के रूप में, अभी आप नायब सैनी जी के साथ भी काम कर रहे हैं मीडिया एडवाइजर के रूप में। क्या अनुभव है आपका दोनों के साथ? क्या अंतर आप बहुत मानते हैं? बेहतर अनुभव है। मनोहर लाल जी बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, वो ठहराव के साथ सोचते हैं, लंबा सोचते हैं। और क्योंकि वो ठहराव के साथ सोचते हैं और लंबा सोचते हैं, इसीलिए आप देखिए देश के सबसे बड़े मंत्रालय, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पावर बोलिए, चाहे अर्बन लोकल बॉडी बोलिए, सबसे बड़े मंत्रालय हैं इस देश के, शायद एज गुड एज डिफेंस और रेलवेज के से भी बड़े ही हो गए, क्योंकि बिजली के बिना ही देश नहीं चल सकता। इसीलिए उनके पास आज सबसे बड़े 2 मंत्रालय हैं। ये उनकी उपलब्धि थी। नायब सिंह सैनी जी बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। मुझे नहीं लगता इस देश और प्रदेश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके खिलाफ भी नेगेटिव बोल सके, जो सबके लिए अवेलेबल। उनका स्टाफ है ना आधा, उनकी तो तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि 4-4 घंटे की नींद मिलती है उनको। 4-4 आप घंटे। कितने घंटे की नींद ले रहे हैं अभी? मैं जब उनके साथ होता हूँ तो हमारे भी यही हालात होते हैं। वो रात के 1-1:30-2 बजे तक तो मैं उसको देखता हूँ कि वो काम कर रहे होते हैं। सुबह 6 बजे फ्रेश होके वो फिर बैठ जाते हैं। ये बैठना और उठना और सोना ये मैटर नहीं है। जनता बहुत पसंद है, हर बात में पूछते हैं कोई मिलने वाला तो नहीं है मेरे से। पुराने टाइम पे भी आपने देखे होंगे ना, सुने होंगे, राजा महाराजा होते थे तो वो भी ऐसे कहते थे, ये इस वक्त पे घंटा बजाओगे तो राजा बाहर निकलेंगे। अरे यहाँ तो घंटा बजाने की जरूरत नहीं, अंदर से ही पूछते हैं कि कोई बाहर तो नहीं खड़ा, कोई मिलने वाला तो नहीं है। पहले घंटा बजाना पड़ता था ना, तब राजा आते थे। ये तो खुद खड़े हो जाते हैं वेट करते लोगों की। कोई ऐसा नहीं हो जिसका कोई काम लेकर के आया हो, कोई तकलीफ में ना हो। रात के 12-1 बजे, मैं उस दिन ये जापान से आए थे ट्रिप से, शायद 3:20 के आसपास का टाइम रहा होगा, सुबह का अर्ली मॉर्निंग। और जब आए तो मैंने उनको नीचे रिसीव किया, तो वो ऊपर आए, बैठे। जब बैठे तो उन्होंने कहा कोई मिलने वाला तो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा नहीं सर, इस टाइम कौन मिलने वाला होगा? कहते फिर भी चेक कर लो। अच्छा, मैं नीचे गया, मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला कोई मिलने वाले तो नहीं नीचे? उन्होंने कहा सर कम से कम 100-150 लोग हैं। कितने बजे का वक्त? ये 3 बजे का। 3 बजे। तो मैं हैरान हो गया। तो मैंने कहा जी 100-150 लोग हैं। कहते बुला लो। नीचे लाइन लगा दी उनकी, ये नीचे उतरे, उनसे मिलते रहे, ध्यान दीजिएगा। और सुबह 5:40 या 59 पे शायद यहाँ से वंदे भारत चलती है चंडीगढ़ के लिए, इनको उस ट्रेन से जाना था। 1.5 घंटा मिलने के बाद नहा धो के, जबकि इनको जेटलैग भी होगा, टोक्यो से आए हैं, इतनी लंबी फ्लाइट से आए हैं, और ये चंडीगढ़ पहुंचे। और वो चंडीगढ़ में उस दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण दिन था, वो कुछ बड़ा हरियाणा में हुआ था, और पूरा दिन वो एंगेज रहे उसके अंदर।
तो आप ये सोचिए, नहीं तो वो सोच भी सकते थे यार 3 घंटे का वक्त है मेरे पास, इस सो के मैं गुजार लूँ ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। बंदा जापान से आया, फिर पब्लिक से मिला, बिना सोए चले गया और पूरा दिन एंगेज रहा। तो ऐसा कहाँ मिलेगा आपको मुख्यमंत्री? सुना है कभी ऐसा? सीएम सैनी के साथ काम करते हुए ऐसा कौन सा उनका व्यवहार, उनकी बात जो आम जनता को नहीं पता है, ऐसा कुछ आपने कभी फील किया हो? आम जनता को अगर किसी एक बात का अंदाज़ा नहीं है तो वो ये नहीं है कि उन्होंने तो अपना निछावर कर दिया है। मैं बहुत अंदर बहुत, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बच्चों ने ये किसी मंदिर के जाने की उनसे बात रखी कि पापा हमें एक मंदिर में लेके चलिए। मैं मंदिर अभी नहीं बोलूँगा कि जहाँ पे भी जाना था, शायद उस पूरे प्रोसेस में मंदिर जाना आना में 3-4 घंटे लगने थे, बिल्कुल। लेकिन इनके पास टाइम नहीं था। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि सर बच्चों के लिए 3 घंटे का टाइम तो निकालिए। तो इससे अंदाज़ा लगाइए इस प्रदेश की जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बात शायद प्रदेश की जनता को अगर नहीं पता होगी तो मैं आपके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाई कर दिया है अपनी प्रदेश के लिए, अपनी सरकार के लिए। जेटली साहब, आपने हरियाणा के अलावा पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में और कई जगह आपने इलेक्शन में मीडिया इंचार्ज का काम किया है। तमाम वो वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपने देखी है, राजनीति देखी है वहाँ की। इन प्रदेशों की, इन राज्यों की राजनीति में और हरियाणा की राजनीतिक प्रणाली में आपने क्या डिफरेंस देखा? देखिए, सबके विचार अलग होते हैं, हर जगह का कल्चर अलग होता है। जैसे मैं पश्चिम बंगाल गया था, तो पश्चिम बंगाल में विचारों की लड़ाई होती है, सीधी सीधी। 2 पक्ष हैं, एक ये विचार है और एक ये विचार है। उन विचारों के लिए शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल लड़ता हुआ है। पहले कम्युनिस्ट विचार चलते थे, फिर एक कांग्रेसी दीदी का विचार आया, जबकि वो हमारी अलायंस पार्टनर भी थी, उन्होंने उसको टेक ओवर किया। अब लोगों को समझ में आया कि विचार जिसे कहा जा सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है केवल। तो अब भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ पूरा पश्चिम बंगाल जुड़ा, तो वहाँ विचारों की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वहाँ लोग बड़ा डिग्निटी के साथ जीते हैं। मैं इलेक्शन में कैंपेनिंग में था, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरा ड्राइवर था गाड़ी का, वो वहीं का था, लोकल। मैं उससे पूछना चाह रहा था कि भाई आप किसको वोट करोगे या किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे। तो ये जब भी मैं किसी इलेक्शन में जाता हूँ तो मैं लोकल लेवल पे थोड़ा सा शाम को निकल के लोगों के विचार सुनने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि यार आप किसको वोट करोगे। मैंने उसको एक नाम बताया जो कांग्रेस पार्टी से था, तो उसने कहा जी, अजय से हिमाचली लैंग्वेज में बोला, हाँ जी ठीक है जी बढ़िया। मैंने कहा, फिर अपने कैंडिडेट का नाम मैंने बोला, मैं कहा जी वो कैसा है, वो भी जी बढ़िया। मैंने कहा जीतेगा कौन, फिर देखो जी। फिर मैं कहा ये पार्टी, ओ ये बढ़िया जी, ये पार्टी, ये भी बढ़िया जी। मैंने जीतेगी कौन सी, देखो जी। और उसने 2 महीने लगा करके भी मुझे ये नहीं बताया कि मैं किसको वोट करूंगा। यही तो है, इसलिए पॉलिटिक्स जनता ही खेल रही है। तो इसका मतलब वहां पे महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि चकबंदी उनकी बहुत पहले हो चुकी थी। लैंड सबके पास है, सब आदमी एक एक सरकारी नौकरी में है, बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लगा वहां पर भी। केरल के अंदर मैं गया अभी पीछे, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने देखिए 3 सीटें निकाली हैं इस बार। इन 3 सीटों में बड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी एंट्री हुई है, हमारा वोट परसेंटेज डेली बढ़ रहा है। केरल की जनता बहुत लिटरेट है। मैं जाते ही एक दिन मेरे को स्पीच देने का मौका मिला, तो मैं तो अपना नॉर्थ के स्टाइल में जोर से बोला वहाँ पे। और जब मैंने बोलना शुरुआत किया तो मुझे किसी ने इशारा किया, काम डाउन काम डाउन। आई सेड व्हाई। अच्छा, वहाँ स्पीच आपको इंग्लिश में देनी होती है। आई सेड व्हाई, द पीपल दे डोंट लाइक दिस पीपल। वो धीरे से अपनी स्टेट बात रखो, चिल्ला के कुछ मत रखो। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। ठीक है, मेघालय में गए तो मेघालय का एक अलग सा एक्सपीरियंस था। हरियाणा की अपना एक कल्चर है अपने तरीके से। बहुत, मैं हरियाणा के लोगों को भोले भाले लोग ही बोलूँगा मैं। समझदार भी हैं लेकिन भोले भाले भी हैं, लेकिन ये भी अपना डिसीजन लेना जानते हैं, इनको कोई बरगला नहीं सकता।
अगर इनको बरगलाया जा सकता होता तो शायद हम पहली बार से दूसरी बार ना आते। समझदार वोटर है, इसीलिए भारतीय जनता तीसरी बार आई है। और ये मुख्यमंत्री कम से कम 15 साल रहने वाले हैं। आपने कहा हरियाणा चुनाव में कि 75 बार नहीं बल्कि 85 बार बोलना चाहिए था, लेकिन पार्टी 50 बार भी नहीं जा पाई था वो। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में ज़्यादा बड़े बोल पहले से नहीं प्रेडिक्ट करने चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करने चाहिए? जब हमारे को उम्मीद होती है कि हमारी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं, इतनी आएंगी ही आएंगी, और जब हमारे को लगता है कि भाई इतनी सीट आएंगी तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। माहौल था ऐसा और जनता भी हमारे साथ थी, लेकिन किन्हीं वजहों से शायद हम नहीं कर पाए थे, उसको मीट नहीं कर पाए थे। लेकिन अगला टर्म देखिए ना आप, अगला टर्म देख लीजिए, नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या बोला था सारे मीडिया ने, न्यूज़ चैनल्स ने, कि एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि भाई बीजेपी बहुत दूर दूर तक नहीं है। कोई तो हमें 10-10 सीटें दिखाने लग पड़े थे, कईयों ने 7 सीटें भी दिखाई हमारी एग्जिट पोल में। तो मतलब आप सोचिए ना, जनता को समझना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। जनता महसूस करती है किसने डिलीवर किया है, ईमानदारी से कौन काम कर रहा है, किसके सरकार के अंदर मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, और अपनी सुरक्षा पे वो को कभी दांव पे नहीं लगाती है। उसे अच्छा माहौल चाहिए प्रदेश का, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार हरियाणा के अंदर सरकार बना रही है। हरियाणा की राजनीति और हरियाणा के चुनाव की बात हो रही है तो आज का ही राहुल गांधी का जो एक्स पर पोस्ट है, वो लिखते हैं कि वो लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। वो कह रहे कि पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? इतना ही नहीं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि और हरियाणा, यहाँ तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। और हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, यहाँ कौन है? ये राहुल गांधी जी से पूछिए ना जाकर के। एक्चुअली क्या इनका कसूर नहीं है, ये ना सिल्वर स्पून वाले बच्चे हैं, ये तो अमीर ही पैदा हुए थे ना। पावर के गोल्डन स्पून क्या कहें, गोल्डन स्पून कह सकते हैं आप। ये अमीर बच्चे थे, ये पैदा ही पावर के अंदर हुए थे। तो ये जब छोटे से बड़े हो रहे थे धीरे धीरे धीरे, तो इन्हें लगता था ये देश हमारा है, ये सब हमारे नौकर हैं, इनकी ऐसी फीलिंग आती थी। अब उसके बाद जब कोई व्यक्ति मेंबर पार्लियामेंट बन के आता है, सांसद बन के आता है, तो ये ऐसे इनको ऐसा लगता है अरे संसद तो मेरी थी, इसमें कौन आके बैठ गया? तो इनको ऐसा लगता है ये सब कुछ हमारा था, ये आ कहां से रहे हैं लोग? तो उनकी नजर में वो ठीक कह रहे हैं, हम घुसपैठिए हैं। क्योंकि जिसको उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था, इन्हें नहीं पता था यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए लोग ही भेजे जाते हैं। ये सोचते थे हम जिसको बिठाएंगे वो बैठेगा, जिसको उठाएंगे उठ जाएगा। तो अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं, अमीरी वाली, पावर वाली। तो राहुल गांधी के इस शब्द का जो उन्होंने बीजेपी के लिए, हरियाणा सरकार के लिए इस्तेमाल किया, बीजेपी किस तरीके से, क्या कोई जवाब देगी? क्या दे तो दिया जवाब, और कौन सा जवाब लेना आपसे? मैंने बोल तो दिया, अमीर बच्चा है वो, थोड़ा सा नटखट है, समझ नहीं आता। तो नटखट बच्चे पसंद है बीजेपी को? नटखट बच्चे कांग्रेस को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। कुछ टाइम तक तो उन्होंने एंजॉय किया था, अब उनके अपने कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जेजेपी जब हारी, आपने कहा जजपा को जेनजी ने हराया है, तो आपकी सहयोगी पार्टी रही, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टी पर इस तरीके का सीधा हमला? नहीं, देखिए जजपा जो है ना, भावनाओं पे बनी थी एक पार्टी। लोगों को ऐसा लगा था लोगों को कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, और क्योंकि दोनों यूथ थे तो यूथ ने सोचा कि यार इनके साथ इनजस्टिस हुआ है और इनकी माताजी के साथ भी इनजस्टिस हुआ है, और इन्होंने इतनी एंटी बीजेपी स्टेटमेंट्स दी, युवाओं को भड़काने की कोशिश करी जाति के आधार पर कि आप जाट हैं, हम युवा हैं, दिस दैट। इन्होंने जाति के आधार पर बहुत युवाओं को भड़काने की कोशिश करी। अलायंस तो हमारा ही था, लेकिन उन युवाओं का विश्वास इनसे उठ गया कि हमें तो तुमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काया, लेकिन आप खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के मिल गए। उनको यूज किया, खुद राज किया। ये इसीलिए उस जेनजी को और उस युवा को जो गुस्सा था इनके ऊपर, वो उन्होंने गुस्सा निकाला अपना। कुछ ऐसी छोटी मोटी हरकत करते हैं। पीछे भी मैं एक देख रहा था इंसिडेंट इनका, एक पुलिस के साथ हाथापाई का। मैंने, आप गया उसका गौर से वीडियो देखिएगा, ये बार बार गलत
मैसेज दे रहे हैं मार्केट में। इनके आगे एक गाड़ी चलती है जो एक प्राइवेट गाड़ी है जिसके ऊपर एस्कॉर्ट्स लिखा हुआ है, प्राइवेट गाड़ी। और पुलिस की गाड़ी सुरक्षा की दृष्टि से इनके साथ चलाई जाती है। जो प्राइवेट गाड़ी है वो पुलिस को इनकी गाड़ी के आगे नहीं जाने दे रहा है। तो वो इंस्पेक्टर ने उस प्राइवेट गाड़ी को ये बोलने की कोशिश करी, भाई तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। और आप गौर कीजिएगा, दोबारा से उस वीडियो को मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, सब देखना। अगर मैं भी अभी आपके स्टेटमेंट के साथ हम वो वीडियो नहीं मैं उसके साथ चलाएंगे, चलाइएगा आप ये देखिएगा। मैं भी अगर किसी गाड़ी में बैठा हूँ, आगे कोई चीज आ भी जाती है, कुछ हो भी जाता है, कोई गाड़ी टकरा भी जाती है, आप कम से कम 1 मिनट तो 1.5 मिनट तो लेते हैं सोचने में हुआ क्या, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और आप वीआईपी हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, अभी गाड़ी टकराई भी नहीं, आगे जस्ट खड़ी हो रही, दोनों भाई निकल के हुआ हल्ला करने पहुंच गए। भाई आपके साथ आपका स्टाफ भी है, पहले तो वो पूछता है ना जा करके, और जाके पुलिस वाले को धक्का मारना शुरू कर दिया। कभी आपने देखा ऐसा? नहीं, आपको लगता है कि वीडियो हमने देखी, ठीक जो है, डिप्टी सीएम रहा हो उसको इतना प्रोटोकॉल तो पता है। भाई पहले वो अपने स्टाफ को बोलेगा देखो क्या दिक्कत है। स्टाफ तो सारा गाड़ी में बैठा है और दोनों भाई मिलके धड़ 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 मुक्काबाजी करनी शुरू कर दी। तो फिर आप कहते हो हम डिप्टी सीएम थे, हमारे साथ ऐसा हुआ। मुक्काबाजी कहाँ हुई वहाँ? जो भी धक्का मारा पुलिस के इंस्पेक्टर को। अब दोबारा से मैं इसलिए बोल रहा था आपसे, कितनी देर पहले गाड़ी रुकी और कितनी देर में कौन कौन निकला और पहले पहले कौन निकला, गौर करके उस बात पे। ये सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं ताकि हमें सिंपैथी मिले, हमें लोग देखें ये देखो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। फिर जब अपने प्रदेश ने देख लिया तो दूसरे प्रदेशों में जाकर के वहाँ के नेताओं से बोला कि आप ट्वीट कर दो जी, वीडियो कर दो, ये स्टेटमेंट दिलवा रहे बेकार की उनसे। क्या डिबेट्स में, राजनीतिक बहसों में टीआरपी के लिए आजकल नेताओं की भाषा ज्यादा आक्रामक होती जा रही है? बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। हो रही है? मैं कह रहा हूँ अगर कहीं ऐसी होती है कि कैमरा देखते ही पागल हो जाते हैं, बहुत गलत बात है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी, ये छपाई और दिखाई के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। और ये जो आप एग्रेशन में दिखाते हैं ना कि ज़्यादा चिल्ला के दिखाते हैं ये सोच के कि लोगों को पसंद आएगा। देखिए जो जेनजी जिसे कहते हैं ना, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, यूथ भी इंटेलिजेंट, अब हर आदमी इंटेलिजेंट। इतने मल्टीपल चीज़ें देखते हैं लोग, रील, फोटो, वीडियो, नॉलेज के इतने सारे सेंटर्स हैं, वहाँ से उनको नॉलेज मिलती है। हर आदमी देख रहा है तो समझते हैं यार ये कोई क्या कर रहा है। मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन हर पार्टी के प्रवक्ता करते तो हैं। प्रवक्ता की बात कर रहे हैं नेता, थोड़ा आपको खुद नेताओं की भी, प्रवक्ताओं की भी। कौन से प्रवक्ता? डिबेट प्रवक्ता अपना काम करते हैं, प्रवक्ता जाते हैं जो पार्टी लाइन होती है उस लाइन पे बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। उसका शैली सबकी अलग अलग हो सकती है। क्या पार्टी में आक्रामक बोलो, वायरल हो जाओ का दबाव रहता है? पार्टी कभी नहीं कहती किसी को आक्रामक हो जाओ। पार्टी कहती है अपनी बात रख के आओ, प्रॉपरली बात रख के आओ, जो लोग सुने समझे। ये आक्रामकता, भागदौड़ करना, नाटकबाजी करना, चिल्लाना, ये पॉलिटिकल एसओपीस नहीं है। ये है ही नहीं, कोई नेता पसंद नहीं करता इनको। ये दो चार घंटे की टीआरपी के चक्कर में सब कुछ होता है ये, लेकिन पसंद नहीं की जाती ये चीजें। आपने बड़खल से टिकट मांगी, टिकट की दौड़ में आपका नाम भी आया, कई लोगों को लगा भी था कि हाँ राजीव जेटली को टिकट मिलेगी, लेकिन फिर टिकट नहीं दी। क्या पार्टी को भरोसा नहीं हो पाया राजीव जेटली पर, या क्या कारण रहा? नहीं, भरोसा नहीं हो पाया होगा, मुझे तो लगता है काबिलियत नहीं होगी उतनी, तो कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। जब दूर हो जाएंगी तो पार्टी फिर से रिकन्सिडर करेगी। तो जो ज़्यादा समझदार और उनको काबिल लगते हैं उनको टिकट दी जाती है। अभी काबिलियत नहीं होगी तो इसलिए नहीं दी, नेक्स्ट टाइम जब होगी तो देंगे, और फिर भी नहीं दिखी तो शायद तब भी ना मिले। क्या जब टिकट मांगते हैं कोई भी तो उसके बाद टिकट नहीं मिलती, भरोसा नहीं करती पार्टी, उसके बाद मंथन किया जाता है? आपके द्वारा कोई मंथन किया गया कि कहाँ कमी रही, कहाँ मैं भरोसा नहीं जीत पाया पार्टी का? भाई मेरी कमी को मैं थोड़ी मंथन करूंगा, वो तो हमारी नहीं, आपने जानने की कोशिश की तभी तो अगली बार सुधारेंगे। नहीं, सारी चीज़ों को सुधारेंगे, अपनी जो कमियां रही होंगी उनको सुधारेंगे। हमें अगर कोई कमियां रही हैं तो उनको सुधारेंगे, जब सुधारेंगे तो फिर पार्टी देखेगी भाई आप सुधर गए, अब इसको कंसीडर करना चाहिए। तब भी हो सकता है ना कंसीडर हो। मतलब मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था
कि आप कर्म कर रहे हो ना, ये सोच के मत करो हम्म। कि मुझे ये मिलेगा। अब मैं ये सोचना बंद कर दिया कि मुझे कुछ मिलेगा। सिर्फ कर्म पर फोकस। दैट्स इट। 2029 में राजीव जेटली को कहाँ देखें? रणनीतिकार, सांसद, विधायक या मंत्री? तुम तो 2029 की बात कर रहे हो, 29 मिनट का भरोसा नहीं है किसी का। इतना लंबा सोच रहे आपने क्या सोचा है? हो। मैंने कहा आपसे, मैं सोचता ही नहीं भाई, मैं सीरियसली नहीं सोचता कि मुझे कहाँ जाना जो है। मन में कुछ विचार आता है तो कैसे मैं उन बातों पे विश्वास नहीं रखता। ये देखे ना मोटिवेशनल वीडियो, सोच लो आप इतना टाइम में ये हो गए फलाना हो गए, मैं सोचता ही नहीं। वो सब मुझे बेकार है की मोटिवेशनल वीडियोस। सब बेकार की। तुमने, आप जब बचपन में पैदा हुए थे, क्लास में आए, 10th में आए, क्या सोचा था आपने क्या बनोगे? बताओ। मैंने सोचा था क्या? कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। आपने सोचा था? हाँ, मैंने तो 6th क्लास में सोच लिया था। अच्छा, क्यों सोचा था ऐसा? जब मैं न्यूज देखती थी तो फादर न्यूज मैंने भी देखते सोचा थे। था। हाँ, वो अगर मान देख लीजिए कर कि सोचा मैंने था। सोचा था मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, किसी और ने भी सोचा था वो पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन विद इन द पॉलिटिक्स मैं क्या बनूंगा ये तो नहीं सोचा था। हाँ, ये नहीं सोचा था। ठीक है ना? एक राह पता थी, लेकिन उस राह में कहाँ जाएंगे वो नहीं पता था। तो हमें भी नहीं पता होता। ये कहने की बातें हैं कि मैं, अच्छा, आपने सोचा था कि आप पॉलिटिशियन बनोगे? नहीं, नो डाउट थोड़ा सा कुछ था जब आप एमएनसी में थे? हाँ, तब भी था। तो आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते थे? तब हम अपने जो लोग थे आसपास के, उनके साथ पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। हाँ। तब वो प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। हाँ। तो वो अलग अलग तरीके होते तब हैं। आपको पॉलिटिक्स वैसे कैसी लगती थी कि क्या करते हैं नेता, कैसा उनका लाइफस्टाइल होता है? देखो, बहुत अच्छे जैसे आप नेता बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कैसे लेते हैं, लेकिन जब आप नेता लेते हैं तो मैंने बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ, इतने एथिकल लोग हैं पॉलिटिक्स में, इतने ऑनेस्ट लोग हैं, और उनका जिसे कहते हैं इतने ह्यूमन, मतलब बहुत अच्छा उनका नेचर रहता है, बहुत डेडिकेटेड है। तो अब लोग जब बाहर का आदमी देखता है अरे ये तो नेता है, हाँ। तो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो ना, और नेता की कोई गाली, आप एक टाइप से अभी जिस फॉर्म में आपने मेरे से क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा लग रहा है कि आप गाली की बात कर रहे हो हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं। आपको ऐसा लगा तो मैं माफी चाहूंगी। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक मेंबर पार्लियामेंट थे, गर्मियों के दिन थे, मैं दिल्ली की बात है, यहाँ से वो अपने 46-47 टेम्परेचर होगा उस दिन। तो एक मैंने देखा एक व्यक्ति चल के जा रहे हैं पैदल पैदल, तो मैं गाड़ी से जा रहा था, तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा यार ये तो वो हैं, ये तो वो वाले एमपी हैं, काफ़ी सीनियर। तो मैंने गाड़ी रोकी, तो मैंने कहा सर आप कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, यू वांट बिलीव मैं उस टाइम पॉलिटिक्स में नहीं था। तो उसने कहा है वो मैं पार्लियामेंट से आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी वाला ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मैंने कहा चलो पैदल पैदल ही निकल जाते हैं। तो वो मीना बाग रहते थे और पार्लियामेंट से आना था, और इतनी गर्मी के अंदर वो पैदल पैदल जा रहे थे। तो मैं तब सोचा कि यार ये देखो कितने सीधे लोग हैं, और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अब ये जो लोग गाड़ियाँ निकाल के जा रहे हैं या बस पे बैठे, उनको किसी को पता है कि ये मेंबर पार्लियामेंट है जो नीचे पैदल जा रहे हैं? तो बहुत अच्छे लोग हैं राजनीति के अंदर। हाँ, एक नैरेटिव ऐसा सेट हो गया है कि भाई नेता तो वो शाही जिंदगी है, आरामदायक है। हाँ, नेता तो ये सब चीज। तो आपके फैमिली पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर थी, लेकिन फिर भी फैमिली मेंबर्स जो थे वो सपोर्ट किसे करते थे, किस पार्टी को? देखिए, नो डाउट बीजेपी हमारे तो रूट्स में है शुरू से। जो आदमी ज़्यादा थोड़ा देशभक्ति की तरफ रहता है उसको तो बीजेपी पसंद है। और कुछ लोकल इश्यूज की वजह से कोई किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को पसंद कर सकता है, लेकिन जो बिल्कुल एंटी देश नेशन है, जिसने सोच ही रखा है कि मुझे देश के साथ तो चलना ही नहीं है, उसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी की कोई प्रॉब्लम होगी जिसको हम नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन एक है कि उसने सोच के चल ही लिया कि हम तो इनके साथ चलना ही नहीं है। तो वो आपने देखा होगा वो बिल्कुल ही एंटी बीजेपी चलते हैं। हम उनसे 1% वोट की उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं, कई बार 1% वोट की भी नहीं उम्मीद कर रहे थे, जबकि हम सबसे ज़्यादा उनको देते हैं, सारे रिसोर्सेस सब कुछ मिलता है उन्हें। फिर क्या देते हैं और किसे? मैं कह रहा हूँ आपसे, जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि बीजेपी मेरे खिलाफ है, आप उनसे पूछिए ऐसी कौन सी चीज़ है इस देश की, सड़क आपके लिए नहीं है, हम जो मुफ्त राशन देते हैं वो आपके लिए नहीं है, ये बिजली जो बनती है आपके लिए आपने कहा कि हम सबसे ज्यादा उम्मीद देते हैं। आ रहा हूँ, जो बिजली देते हैं क्या ये आपके लिए नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है
जिसको आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती हो और आप नहीं लेते हो। ऐसी कोई चीज़ है? राशन कार्ड आप सबसे पहले बनवाते हो, सारे अधिकार आप सबसे पहले लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि जी हम तो इस पार्टी के साथ नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि हम भारत के साथ चलते हैं, क्योंकि हम वंदे भारत हम कहते हैं, क्योंकि हम भारत माता की जय कहते हैं। सिर्फ इसलिए? कौन लोग हैं ये? जो भी लोग हैं, अब मैंने आपसे पूछा, जो एंटी नेशनल है वो बीजेपी की खिलाफत करता है। मेरा आपका क्वेश्चन ये था कि आपका परिवार क्या सोचता है। हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, और जो भी सोचता है ना, कई बार कैंडिडेट में भी, लोकल कैंडिडेट में भी कोई कमी होती है, उसको इग्नोर कर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सारे कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं, कई होते हैं लोकल जिनकी डिलीवरी अच्छी नहीं रही होती है, लेकिन तब वो देखते हैं देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, या प्रदेश में देखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वो उनके नाम पर उनका झुकाव हो जाता है। तो ये तो एक परिवार होता है, इसमें कई बार आपके घर में भी सारे एकदम जितने लेवल पे आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो बाकी नहीं रख सकते होंगे शायद, सबके अलग अलग विचार होते हैं, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। लेकिन मैं वही बात बता रहा था आपसे, अभी देखिए ना, एक आंकड़ा आया है, उठा करके देखिएगा, कांग्रेस को कितने मुस्लिम सीटें मिली हैं। यूडीएफ के अंदर, केरला के अंदर कांग्रेस का अलायंस जो है मुस्लिम लीग के साथ है। भाई ऐसा मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर सिर्फ वही जीतते हैं, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सिर्फ धर्म के आधार पर जीत रहे हैं ना। आप तो केरल गए, केरल में आप इलेक्शन मीडिया इंचार्ज भी रहे, आपने क्या समझा वहां पर, ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा है वहां मुस्लिम लीग है, कांग्रेस का उसके साथ गठबंधन है, और मुसलमान वोट करेगा तो मुस्लिम लीग करेगा। भाई मुसलमान बीजेपी को क्यों नहीं वोट कर सकता? मुस्लिम लीग को क्यों करेगा बताइए? सिर्फ धर्म के आधार पर? क्या सिखाया जाता है ऐसा? उन्हें क्या धर्म के आधार पर उस मंच से आप मुझे एक बात दिया बताइए, जाता कोई है? भी ऐसा प्रदेश बताइए जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी हो, वहां पर दूसरा कोई व्यक्ति जीत सके? वहां पर जीत सकता है क्या? हम तो फरीदाबाद से आते हैं, फरीदाबाद में ने तो मुसलमान सांसद भी दिया एक बार, आपको याद होगा। मेवात से जाकर कोई हिंदू जीत सकता है? नहीं जीत सकता। तो ये मानसिकता क्या मानसिकता है? कहीं तो कुछ है दिक्कत। यही तो यूडीएफ के साथ हुआ। यूडीएफ की जीत की वजह क्या रहे? क्या रहे बताइए? मुस्लिम लीग अलग लड़ती और कांग्रेस अलग लड़ती, तब बात करते हैं। आज तो कांग्रेस बड़ी मुस्लिम तुष्टिकरण वाली राजनीति बनी पड़ी है। वो तो अपने आप को मुसलमान, इस्लाम, वो तो सार्वजनिक मंचों पे कह चुके हैं हम तो पार्टी मुसलमानों की है। उसके बावजूद मैं इस बात की गारंटी देता हूं, कांग्रेस और यूडीएफ अलग होते तो जो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बता रहे हैं, मुसलमान उनके भी साथ ना जाकर मुस्लिम लीग के साथ जाता, क्योंकि उसके अंदर मुस्लिम लिखा है। इन बेवकूफों को समझ नहीं आती है, ये राजनीति करना चाहते हैं। मैं सॉरी कांग्रेसियों को बोल रहा हूं, जो इनके नीति निर्माता हैं, वो इस देश को भूल चुके हैं। उनको एक ही वोटर चाहिए, मुसलमान। यही टीएमसी ने करा, यही कांग्रेस ने करा, असम के अंदर भी यही हालात हुए, वेस्ट बंगाल में यही इसी आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, केरला में इसी आधार पर चुनाव लड़ा। अरे करी ना राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बात। तो ये उनकी बड़ी दिक्कतें हैं, इसका खामियाजा भुगत रहे और आगे और भुगतेंगे। क्या धर्म के आधार पर ऐसा कुछ बोल दिया जाता है कि बीजेपी आएगी तो आप सेफ नहीं रहोगे, ऐसा कुछ? यार आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। केरल में क्या देखा? मैं केरल नहीं गई। कौन अनसेफ है बताइए? पूरे देश में बताइए। मैं वही पूछ रही हूँ, वो क्या ऐसा सिखाते हैं? आपने कहा कि मुस्लिम वहां पर लिखा है। हम पैदा यहाँ पे हुए हो, खाते यहाँ पे हो, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, कहीं बाहर से आए हो क्या अनसेफ हो जाओगे? मुझे ये चीज समझ आ रही है, आपको आ रही है, मेरे साथ जो लोग हैं उन्हें समझ आ रही है। तो केरल के जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्हें फिर क्यों नहीं समझ आती? आपको क्या लगता है? यार मैं, आपने कहा वो सिर्फ स्पेसिफिक उन्हें ही ये क्वेश्चन मैंने उठाया, आपने नहीं उठाया। तभी मैं इससे आपका ही जवाब यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, देश के कब हो गए? मतलब मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि भाई आप देश को वोट करिए ना, देश के आधार पे वोट करिए, विकास के आधार पे वोट करिए। हमने सड़कें बनाई हैं, इस पे क्यों नहीं वोट करते? हमने अच्छी अच्छी ट्रेनें दी हैं, इस पे क्यों नहीं वोट करते? हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं करते? किस पे वोट करते हो आप? मुस्लिम लीग को ही करते हैं ना। वो भी एक मुस्लिम लीग ही थी ना जिसने देश के 3 टुकड़े करे थे। आज भी आप उसी के साथ हो, और फिर आप ये कहते हो कि जी वो तो जाने वाले चले गए।
हम तो भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, तो भाई आप पूरे देश को कि सरकारों को तोलना तो सीखिए पहले। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी, क्या केरल में भी आने वाले वक्त में बीजेपी बिल्कुल करेगी, आप ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्शन हुआ 2026 में, पिछला शायद 2022 में, नहीं 26, 23, 24, 25, 26, हाँ 22 में, 22 में, 21 में या 22 में। उस वक्त पे हमारी 70 प्लस सीटें, 75 प्लस सीटें थी। उससे पहला जो चुनाव था उसमें हमारे पास 3 सीटें थी। केरल में भी हमारे पास 3 सीटें हैं। अगली बार नहीं तो उससे अगली बार सरकार बीजेपी की होगी। चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा। हरियाणा के दोबारा एक और कुछ सवाल है मेरे मन में हरियाणा से जुड़ा हुआ। हमने बात की मनोहर लाल खट्टर की, नायब सैनी की बात की हमने। हरियाणा के गलियारों में आज भी चर्चा है कि हरियाणा का प्रशासन तो अभी भी मनोहर लाल खट्टर चला रहे हैं। नहीं, गलत, ये गलत मैसेज फैलाया हुआ है। ये मनोहर लाल जी का सब सम्मान करते हैं, अधिकारी भी सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री भी सम्मान करते हैं, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव सेट किया हुआ है कि अगर उनको कोई बात करनी होती तो मुख्यमंत्री जी से करते हैं, कोई बात कहनी होती है तो वो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो चलाते हैं, इतना काम है उनके पास, इतने बड़े मंत्रालय हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इधर गतिविधियों में ध्यान दें। कभी आप देखिएगा, मतलब पावर का, जब आप, मैं पावर मिनिस्टर कहने छोटा शब्द लगता है जी, आप सोचिए कितना बड़े वर्टिकल उसमें, एनटीपीसी, एनएचपीसी, अनलिमिटेड जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको संभालना आसान काम नहीं है। उसके साथ अर्बन लोकल बॉडी, सारे फ्लैट्स बनाना, ये करना, सारा काम उनके पास है। ये गलत है धारणा जो उनसे, ये गलत नैरेटिव सेट किया किसी ने। क्या आज की डेट में चुनाव विचारधारा से ज्यादा नैरेटिव और इमोशन पर लड़े जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, विचारों के साथ ही नैरेटिव बनता है और विचार ही आदमी को इमोशनल करते हैं। मैं जिस विचार पे चल रहा हूं, अगर मैं उस विचार पे नहीं चलूंगा, अगर मैं चल रहा हूं तो नैरेटिव अपने आप सेट होता चला जाएगा। और अगर उस विचार की कोई खिलाफत करता है तो मैं एग्रेसिव भी होऊंगा। कोई उस विचार के साथ चलता है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट भी होऊंगा। तो अपने आप ही इमोशनल हो जाता है आदमी। तो विचारों के साथ ही चलता है सब कुछ। नैरेटिव भी तभी सेट होते हैं, ऐसे थोड़ी हवा में कोई नैरेटिव सेट कर दोगे किसी बात का। 2 पक्ष हैं, एक पक्ष ऐसा सोचता है, दूसरा पक्ष ऐसा सोचता है। मेरा नैरेटिव मेरे हिसाब से चलेगा, उसका नैरेटिव उसके हिसाब से चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि मेरे विचारों में अगर मजबूती है और मैं सीधा चल रहा हूँ तो जो डगमगा रहा है वो भी शायद एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि नहीं, ये लोग ठीक है, मैं अपने डिसीजन को मुझे एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार सबसे मजबूती से और ऊपर चलते हैं। आपने एक बार कहा था कि कांग्रेस की वजह से भगत सिंह जी को शहादत देनी पड़ी। देखिए, रिकॉर्ड्स ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे अगर कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिला होता, रिकॉर्ड्स ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो शायद भगत सिंह जी को फांसी ना लगती, शहीद भगत सिंह जी को बचाया जा सकता था। रिकॉर्ड ये कहते हैं। रिकॉर्ड तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस से बेहतर तो कम से कम सदन में जिन्ना रहे जिसने कम से कम भगत सिंह जी का सपोर्ट तो कर दिया था। इन्होंने तो वो सपोर्ट भी नहीं करा था। तो मतलब सोचिए, उनसे भी नीचे गिर करके राजनीति करी इन्होंने, जिसने इस देश की युवाओं की जो धड़कन बन के रहे, इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए उनको भी सेक्रीफाई करवा दिया। ये रिकॉर्ड्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर एक नेता की नेगेटिव इमेज को सुधारने के लिए, नैरेटिव चेंज करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? नेता की नेगेटिव इमेज को वो खुद ही कर लेते हैं वो काम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव इमेज है तो नेगेटिव ही रहती है। भाई, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इमेज पॉजिटिव है। सुधारी नहीं जा सकती कोई इमेज। मीडिया मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ लोग आपके फेवर में बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आदमी का होता है उसको थोड़ी बदल सकते हो आप। आखिरी 2 सवाल करना चाहूँगी आपसे। एक तो अभी तो आप
राजनीति में हैं, एमएनसी से बहुत दूर जा चुके हैं। एक सवाल है, एमएनसी से तो लोग जॉब से, कॉर्पोरेट कल्चर से लोग राजनीति में तो एंट्री ले लेते हैं, लेकिन राजनीति के बाद दोबारा कॉर्पोरेट कल्चर में कोई जा रहा हो, कोई गया हो, मैंने कभी नहीं सुना। बहुत गए। अब तो हमारे जो पॉलिटिशियंस, जो यूथ आ रहा है, ये खुद ही कॉर्पोरेट कल्चर में है। क्योंकि अब मैं कोई बड़ा ऐसा नेता कॉर्पोरेट में वापस गया हो? नहीं जाते हैं। देखिए, मैं बहुत सारे नेताओं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज के एमडीज हैं, वो पॉलिटिक्स भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हज़ारों लाखों करोड़ की इंडस्ट्रीज हैं उनकी। तो दोनों कल्चर को एंजॉय करते हैं, उन दोनों को महसूस भी करते हैं। वो पॉलिटिक्स में उस कॉर्पोरेट नॉलेज को भी लेके आते हैं, पॉलिटिकल नॉलेज को वहाँ पे भी लेके जाते हैं। तो अब इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। अब क्या कर रहे हैं लोग, प्रोफेशनल हैं जो अपना काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, साथ में राजनीति कर रहे हैं। पहले फुल टाइम आप पॉलिटिशियन ही कहते थे उनको, फुल टाइम। देखिए, फुल टाइम पॉलिटिशियन तो ठीक है, लेकिन बिजनेस तो ठीक है, लेकिन दोबारा जॉब में नहीं। जॉब का मतलब कोई जॉब करने वाली, हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो आपको लाइन बहुत सारे नेता ऐसे हैं। अब आपके नजर में तो नेता वही होते हैं ना, एमपी एमएलए। अदरवाइज हमारे ऑफिस बियरर है, सब लोग जॉब में है, बहुत लोग जॉब में। अब चलो आप छोड़िए उसको, आप फरीदाबाद से आते हैं, हमारी कार्यकारिणी उठा के देखिए और सबका बैकग्राउंड चेक करिएगा, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, आपको सामने आ जाएगा। लेकिन विधायक बनने के बाद अगर हार जाए तो दोबारा नहीं जाते, लेकिन जॉब में ये तो है। अब डिपेंड करता है उनका, अगर मन करेगा तो जॉब कर सकते हैं। अब मेरे जैसे को तो जॉब की जरूरत होती है, काम करने की। आपको मौका मिले तो जाओगे? नहीं, मेरे को काम करने की जरूरत है, मेरी मजबूरी है। मैं खाऊंगा कहाँ से? मैं खाऊंगा कहाँ से अगर काम नहीं करूंगा तो? राजनीति में पैसा है कि नहीं है, जब तक आप विधायक या मंत्री ना बन जाए? अब डिपेंड करता है ना आप कैसे वाले हैं। भाई मुझे तो काम करके ही काम चलाना है, अपना घर तो अपने काम से चलाना है। समाज का जो पैसा सरकार का, वो समाज को देना है। मैं तो इतनी बात जानता हूं। अपनी सैलरी का, जो पॉलिटिक्स से सैलरी आती है, उसका इंतजार रहता है? बिल्कुल रहता, क्यों नहीं रहता हुआ भाई। सारा दिन मेरी गाड़ी चलती है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, तो कहाँ से खर्चे निकलते हैं? वो सैलरी से निकलते हैं ना, तो रहता है उसका इंतजाम। हरियाणा में आपने पॉलिटिक्स देखी, हरियाणा की जनता के लिए कुछ कहना चाहोगे, हरियाणवियों के लिए? भैया, हरियाणा तो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, और जहाँ पे भी पूरे देश में हरियाणा का नाम लो तो लोगों के चेहरों पे खुशी आ जाती है, और सीधा एक ही शब्द आता है, और उनको ऐसा लगता है हरियाणा में सिर्फ पहलवान, दूध, दही और मक्खन। ये नहीं पता हरियाणा कॉर्पोरेट कितना बड़ा टैक्स पेयर है, कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। साइबर सिटी हरियाणा है, गुड़गांव, फरीदाबाद, कुछ सिटीज़ को लोग जानते हैं, लेकिन जब वो हरियाणा की बात करते हैं तो वैसे, अरे हरियाणा 70% ऑफ हरियाणा इज नाउ एनसीआर। हरियाणा का यूथ पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे बैठा है, नासा में बैठा है, हॉलीवुड में बैठा है, पूरे देश के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशंस वो होल्ड करता है। अब हरियाणा बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल बदल चुका है, बहुत हाईटेक हो चुका है, बहुत आगे जा चुका है। जैसे हरियाणा में जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स चली थी एक बार, क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद में अभी गुज्जर पॉलिटिक्स चल रही है? गुजर क्या होती है पॉलिटिक्स? ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, गुजर पॉलिटिक्स भी कोई एक जगह तोड़फोड़ हो रही थी फरीदाबाद में, जहां हमारे सहयोगी पत्रकार गए, वहां लोगों के जुबान से उन्होंने सुना कि ये लड़ाई जो है वो गुज्जर वर्सेस बनिया की है। नहीं, किसी ने करवा दिया होगा। 22 लाख वोटर है फरीदाबाद के अंदर, लोकसभा के अंदर, ठीक है। आपके हिसाब से बोलूं तो 18 लाख वोटर भी तो वोट करता है। वो गुजर के आधार पे नहीं करता है, वो देश के प्रधानमंत्री को करता है, वो देश के गृह मंत्री को करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो कैंडिडेट होता है उसको भी पता होता है ये सब लोग मेरे हैं, तो इसलिए कहीं डिवीजन नहीं होता। नेता को भी पता होता है ये सब लोगों ने मुझे समर्थन दिया, इन सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट करी, मुझे इन सभी लोगों के साथ रहना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग उस लीडर के पास होती है। उसके आसपास कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बोल दे तो मेरे को उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। फरीदाबाद में जमीनी तौर पर अगर आपको कोई एक चीज ऐसी हो कि जो पसंद ना हो, आप बदलना चाहते हो, ठीक, नेता होने के नाते आप फरीदाबाद के आम नागरिक भी हैं, तो जब बदलने का मौका आएगा तो बदल के दिखाऊंगा। नहीं, बदलने वाले तो आप ही की पार्टी से हैं, हाँ, आप बदलवा सकते वो हैं। बदलेंगे, वो बदल रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं,
हो सकता है मेरे जो मैं सोचता हूँ उससे भी बेहतर कर दें वो। बदलने का मौका आएगा तो आप क्या बदलेंगे? वो तो आपको थोड़ी बताऊंगा मैं। हमें मत बताइए, जो लोग देख रहे हैं आपकी जनता, उन्हें तो बता जब दीजिए। वक्त आएगा तब बताएंगे। तो मतलब उस मौके की तलाश में है। नहीं, तलाश में नहीं है। मैंने कहा, आपने कहा अगर आपको मौका मिला तो, जब मिलेगा तब करेंगे उसका हम। चलिए, हम चाहेंगे मौका जरूर मिले, ठीक है, देखेंगे। और उस दिन वो सवाल आपसे करेंगे, ठीक है। और जब बदलेंगे तब भी आपसे सवाल करेंगे। तो आज के इस हमारे पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट रहे राजीव जेटली जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। राजीव जेटली जी का जो लाइफस्टाइल है, जो इनका माइंडसेट है, वो हमने जानने की कोशिश की और आप तक पहुंचाया। हर एक आम नागरिक के मन में कई सारे सवाल होते हैं, अगर आप एमएनसी में हैं या कॉमन मैन हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में लोग बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं, सैलरी कितनी होती है, आगे क्या सोचते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने वही जानने की कोशिश की और वही आपको दिखाया। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राजीव जेटली जी की बातें आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट कौन हो वो मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।